तो फिर आज की सेशन आज शुरू करते हैं आज की क्लास। जो जो अब तक आपको सिखाया गया, बताया गया, जो भी जानकारी दी गई आपको, क्या आपने सभी ने उसके ऊपर प्रैक्टिस की है? जी सर। ओके। तो अब देखिए, आपको एक बात तो महत्वपूर्ण समझ में आ गई होगी कि जिस भी भाव के विषय में आप जब कुंडली देखते हैं, पत्रिका देखते हैं, चार्ट देखते हैं, मान लीजिए कि आप किसी के हाउस के परचेज की बात कर रहे हैं, राइट? उसे घर परचेज करना है मान लीजिए किसी व्यक्ति को। तो ऐसे कंडीशन में उसका जो प्रमुख भाव होता है वो उसका चौथा स्थान होता है, फोर्थ हाउस, राइट? यस सर। अब अगर जो भी बलवान कार्येश होता हो फोर्थ हाउस का, चतुर्थ स्थान का, वो अगर उससे भी ज्यादा बलवान कार्येश होता हो थर्ड हाउस का यानी तीसरे स्थान का, तो क्या वो व्यक्ति घर परचेज कर पाएगा उस नहीं, वो दशा या नेगेट उस करेगा। अंतरदशा में? नेगेट नहीं कर करेगा सर। पाएगा। नेगेट करेगा निगेट सर। करेगा, यस। तो क्या होता है, कई बार इस विषय पर ध्यान देना हम लोग भूल जाते हैं, राइट? हम देखते हैं कि भाई ये तो 4, 11, 12 तो हो रहा है, चल रहा है, और उसमें वो घर नहीं खरीद पा रहा। तो क्या मसला है? तो इस तरह की अड़चने आती हैं, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे तो 11वां स्थान बाधक होता है, राइट? अब आप 4, 11, 12 को लेकर के चलोगे, चौथा स्थान, 11वां स्थान, 12वां स्थान, तो 11वां तो बाधक है ही। तो ऐसे हालत में आप 11वें की जगह पे 9th हाउस लोगे, 9वां स्थान लोगे, राइट? ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक बात है सर। 9th इज विक्ट्री, मान सम्मान, रिस्पेक्ट। वो भी एक तरह की इच्छा पूर्ति हुई ना। बिल्कुल ठीक बात है सर। जब लिटिगेशन होता है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला होता है, तो 6th और 9th का कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि वो जो व्यक्ति है वो उस केस में विजयी हो पाएगा या नहीं, राइट? तो वो 6th और 9th से देखा जाता है नॉर्मली, और अगर 9th बाधक हो जाए तो फिर 11वें को कंसिडरेशन में लेना चाहिए। तो जो सबसे मेलेफिक स्थान पकड़े गए हैं वो होता है 6 और 8 का कॉम्बिनेशन, 6 और 12 का कॉम्बिनेशन, या फिर 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन, यानी 6, 8 और 12। ऑलराइट? सर 8-12 का भी तो होगा कॉम्बिनेशन। 8, 12 का भी कॉम्बिनेशन नेगेटिव माना जाता है। हाँ, ठीक बात है। हाँ, लेकिन अगर आप देखेंगे किसी परिस्थिति में अगर 8वां कस्प सबलॉर्ड 12th हाउस के नक्षत्र में बैठा हो, यानी 12वें राशि लॉर्ड के या 12वें स्थान में जो ग्रह बैठा है उसके नक्षत्र में बैठा हो, और उसका सबलॉर्ड अगर बेनिफिट रिजल्ट दे रहा हो, तो ये आप समझ के चलिए कि उन सभी स्थानों से हमें पॉजिटिव बेनिफिट मिलेंगे। बात समझ में आई आपको? हाँ जी। ऐसा कोई है जिसको ये बात समझ में नहीं आई? सर तो बेनिफिट के अगर लिए तो उससे जातक से बात करनी पड़ेगी ना, उसको इनमें बेनिफिट मिल रहा है जब भी तो मालूम चलेगा बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर ये उससे कंक्लूड होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, क्योंकि 8th हाउस का सबलॉर्ड जो प्लेनेट है वो जिस भी भाव के नक्षत्रों में बैठा है, राइट? मान लीजिए कि 12वें राशि लॉर्ड के या 12वें स्थान में जो ग्रह है उसके अगर नक्षत्र में है 8वां कस्पल सबलॉर्ड, लेकिन उस कस्पल सबलॉर्ड को जब प्लेनेटरी लेवल पे आप देखते हो तो उसका सबलॉर्ड 11 और 9 लेकर के चल रहा हो, तो मान लीजिए कि 12वें स्थान के उसे पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। बात समझ में आई आप लोगों के? हाँ ठीक बात है सर, आई रही। यस, मतलब यस। 8th का सबलॉर्ड यदि 9th का और 11th का हो। मान लीजिए कि कन्या लगन है, ठीक है, जी सर। और कन्या लगन में 12वें स्थान में शनि बैठा है। हाँ। सिंह का अब शनि होगा। 12वें, हाँ, और मान लीजिए कोई और ग्रह 8th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड होता हो, मान लीजिए प्लेनेट ए,
ठीक है, प्लैनेट ए कहीं पर भी बैठा है, लेकिन प्लैनेट ए अगर सूर्य के नक्षत्र में है या शनि के नक्षत्र में है, राइट, लेकिन उस प्लैनेट ए का सबलॉर्ड अगर 9वें स्थान का राशि लॉर्ड हो रहा है या 11वें स्थान का राशि लॉर्ड हो रहा है या फिर 11वें या 9वें स्थान में बैठा हुआ कोई ग्रह हो रहा है, तो उससे बेनिफिक रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावना रहती है। अच्छा, ठीक सर। ठीक है ना, तो ऐसे हमें उस स्पेसिफिक परिस्थिति को, उस हालात को ध्यान में रख करके हमें प्रेडिक्शन करना पड़ता है। जैसे सर 12th हाउस तो मतलब यदि वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए फायदा रहेगा, या वो बाहर जाता है। यस, अभी मान लीजिए कि किसका 2, 7 और 12 का कनेक्शन है और ये तीनों हाउसेस को 2, 7, 11 को एक्टिवेट किया जा चुका है, उसकी दशा डीबीएस शुरू है, ठीक है, और उस व्यक्ति की उम्र ब्याह योग्य है, यानी शादी लायक है, लेकिन ये डीबीए में से कोई एक ग्रह ऐसा है जो 12वें का बहुत ही ज्यादा बलवान कार्य हो रहा है, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति की शादी कहीं ना कहीं किसी फॉरेनर से हुई है या फिर ऐसे व्यक्ति से, ऐसे लड़की से हुई है या लड़के से हुई है जो कि फॉरेन कल्चर से है या फिर उसके खुद के कल्चर से बहुत ज्यादा अलग उनका कल्चर है। मान लीजिए कि लड़का नॉर्थ का है तो लड़की साउथ की है। और अगर उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट आता है तो ज्यादातर उसमें विदेश का इन्वॉल्वमेंट आता है, फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट आता है। जी सर। राइट, तो अब आप लोगों ने जिन भी कुंडलियों पर प्रैक्टिस की हो और कहीं पर कोई अड़चन आई हो तो वो जरा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों के भी नॉलेज में आ सके कि किस तरह की प्रैक्टिकल हर्डल्स आते हैं या लिमिटेशंस आती हैं। सर एक मैं डाटा देती हूँ, आप सर आपके उस पे बनाइए ना सर। जी जी सर। सौम्या। सर मैंने भी की है प्रैक्टिस हम्म, थोड़ी बहुत। बोलिए क्या डेटा दे रहे हो आप? सर 14 नवंबर 1998। नाम क्या है व्यक्ति का? सर डॉटर की मेरी सौम्या जैन। ओके, व्हाट इज द बर्थ डेट? 14th नवंबर 1998। 14/11। ओके, व्हाट इज द टाइम? सर 14:46। दोपहर को 2:46 मिनट पर। हाँ ओके, कहाँ पर हुआ है जन्म? सर, उज्जैन मध्य प्रदेश। महाकाल की नगरी में हुआ था। जी सर। जैन में सबका मंगल उच्च का रहता होगा गुरुजी। मंगल, हाँ जी, मंगल देव का मंदिर है उज्जैन में, जन्म वालों का तो मंगल अच्छा रहता होगा ना हमेशा। मंगल देखें यही कुंडली है। जी सर, यही कुंडली है। राइट, अभी आप बताइए इसमें क्या अड़चन आपको आ रही है? सर जैसे ना अभी इसका ये चल रहा है कि सर अभी इसके रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, हम्म, लेकिन सर जैसे मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा सर इसका, जैसे अपन प्रिडिक्शन कैसे करें। सबसे पहले तो कौन सी महादशा चल रही है? राहु की चल रही है सर उसको। राहु की चल रही है। व्हाट इज राहु? इल्यूजन। हाँ, राहु कौन से स्थान में है? राहु 6वें 6th स्थान में। में। हाँ दोनों दोनों कुंडलियों में सही है। हाँ सर। अब अगर आप देखोगे तो राहु सूर्य का काम कर रहा है। हम्म सूर्य 8th हाउस में है हम्म और सूर्य एट प्लैनेटरी लेवल गुरु के नक्षत्र में है। हम्म गुरु 12वें स्थान में है गुरु 12वें स्थान में। और सबलॉर्ड है वीनस। हाँ सर, सूर्य का सब लॉर्ड वीनस है।
वीनस कहाँ है? वो भी 8वें स्थान में है। वीनस की राशि तीसरे और 8वें स्थान में, ठीक है। हम्म उसको इस विषय का काफी स्ट्रेस आ रहा है। दूसरे तो कुछ रिश्ते जो आ रहे होंगे वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड लोगों से आ रहे होंगे, कोई रिश्तों से, कोई दोस्त, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, या ऐसे किसी कनेक्शन से, ठीक है। ये राहु एक लेवल पे एक तरह से इंडिकेट करता है। अब राहु का खुद का अगर देखा जाए हम्म तो राहु है केतु के नक्षत्र में, केतु 12वें स्थान में, हम्म और सबलॉर्ड है मून, केतु का। करेक्ट। हम्म राहु का सब केतु लॉर्ड का नहीं, ये राहु का। हाँ मून है। मून 7th में है। मून 7th हाउस में है और मून की राशि 6वें स्थान में है, हम्म ठीक है। हम्म तो ये हाँ ना इसी तरह से हो रहा है। सर मतलब उनकी तरफ से तो हाँ आ रहे हैं जितने भी सर, अपन को अपन मतलब हाँ नहीं कर पा रहे हैं सर, अपने को एकदम पूरा नहीं जम पा रहा है। एग्जैक्टली केतु जो 12वें स्थान में है, हाँ तो उसका जो राशि लॉर्ड है राहु का, हम्म वो हालांकि 7th हाउस में, यानी बात चल रही है, लेकिन 6th हाउस को भी लेके चल रहा है ना। हाँ अब क्योंकि ये हुई राहु राहु अब ये हुई राहु की महादशा। उसके बाद अब चल रही है शनि की अंतरदशा। अंतरदशा, उसमें भुक्ति चल रही है, सही है। हाँ अभी शनि में शनि ही चल रहा है सर। अब शनि है पहले स्थान में, हम्म राइट। हम्म और शनि की राशियां जो है वो है 12वें। 12वें स्थान में। हम्म अभी आप बताइए, 12वें स्थान का इन्वॉल्वमेंट होना, ओके, क्या ये हम्म। पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है? नहीं दे सकता है सर। नहीं दे सकता है, ठीक है। अब शनि ये बैठा है केतु के नक्षत्र में, फिर केतु कहां पर है? 12वें में। राइट। हम्म चंद्र का इन्वॉल्वमेंट यहां पर भी है। हाँ तो अप्रैल तक तो ये, नहीं अप्रैल होगा। नहीं, शनि की जो भुक्ति है उसमें तो ये रूल आउट हो रहा है, हम्म करेक्ट है। हम्म क्योंकि शनि अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस को लेकर के चल रहा है, तो सेकंड हाउस को नेगेट करेगा, सेकंड हाउस को नेगेट करेगा। क्यों? हाँ करेक्ट सर है। हाँ सर। और 6th हाउस के राशि लॉर्ड को लेके चल रहा है, सब लॉर्ड लेवल, 6th हाउस की राशि लॉर्ड। तो 7th हाउस को नेगेट कर रहा है। हम्म तो ऐसे समय में तो रिश्ता तय हो पाना हम्म मुश्किल है। आपने देखना है कि 2 7 11 कब एक्टिवेट हो रहे हैं, राइट। यस सर। उसके लिए आप क्या देखोगे? मंगल के स्टार लॉर्ड में कौन है, सही है। हाँ मंगल के स्टार लॉर्ड में कौन है? केतु है। मंग हम्म तो आप लिख लीजिए केतु, जी सर। है ना। सेकंड लेवल पे कौन है वहां पर? मार्स, मार्स की राशि है। लेकिन हाँ केतु और मार्स के बीच में आप लिखोगे शनि को, जो सेकंड हाउस का सब लॉर्ड होता है, ठीक है। यानी केतु फर्स्ट लेवल पर है, फिर शनि है, और उसके बाद में मार्स, राइट। हम्म अब चंद्र के नक्षत्र में कौन है इसमें? चंद्र के नक्षत्र में सर सूर्य है। चंद्र के नक्षत्र में कहां सूर्य दिखाई दिया आपको? सर इसमें देखिए और ना। किसी को ये चार्ट दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? नहीं, ठीक कह रहे हैं साहब, ये सन है। मून के सही है, सन है। मून का स्टार लॉर्ड सन है। और सब लॉर्ड बुध है। सब लॉर्ड इज मरकरी। अरुण जी, हमने पूछा कि आप जवाब क्या दे रहे हो? हमने पूछा कि मून के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है। अच्छा ओके सर। अच्छा, ये पूछा। ठीक ठीक है सर, ठीक। नहीं सर कोई भी नहीं है। कोई नहीं है, तो मून 7th हाउस का
फर्स्ट लेवल पे कार्येश हुआ, कार्येश हुआ, हाँ। राइट। और अब आप देखेंगे बुध के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह हैं। एक तो बुध स्वयं है, बस ठीक है। सर अब वही। बुध से पहले और कोई नहीं है, तो यानी आपको सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी शनि और उसके बाद सैटर्न, शनि और बुध, राइट। तो मून, सैटर्न एंड बुध आए, मून, सैटर्न और बुध आए, हाँ। करेक्ट है। हाँ सर। अब आप 11th हाउस को लीजिए, 11th हाउस में कौन सी राशि है? सर धनु राशि है। धनु राशि का राशि, वो तो खाली है घर, गुरु। वो भाव खाली होने की वजह से गुरु के नक्षत्र में जो जो है आप उन्हें पहले पहले लोगे। अच्छा। कौन कौन है? सूर्य है, रवि, सूर्य है, गुरु है, जुपिटर है और बुध, वीनस है। वीनस है, हाँ। अब ये तीनों आप 11th हाउस के लिए उसी ऑर्डर में लिखिए, अच्छा, राइट। हाँ। अब जब तक इसमें से ये कॉम्बिनेशन एक्टिव नहीं होता, यानी सेकंड, 7th एंड 11th हाउस, तब तक ये ब्याह नहीं हो सकता, ओके। अब इसमें से कॉमन प्लैनेट्स कौन से हैं सेकंड और 7th के? सेकंड और 7th के सर कॉमन प्लेनेट एक तो सैटर्न होगा कॉमन, शनि, हाँ सर। और एक ही है, और मून तीनों में कोई कॉमन है क्या? नहीं सर, और कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। राइट। तो अभी आप सैटर्न तो एक ले ही लो, कि सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ज्यादा संभावना है, राइट। और आप देखोगे 11th हाउस का जो हमने देखा, तो वहां पर कितने प्लेनेट आए? कुल मिला के 3 आए, राइट। 3 आए, ओके। और 11th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड राहु है। चलो, हाँ। राहु लास्ट में आप रखोगे क्योंकि ऑलरेडी 3 है। जी सर। जुपिटर तो अपने ही नक्षत्र में है, तो वो बलवान कार्येश हुआ 11th हाउस का। हाँ। उसके सिवा सन आया, और कौन सा आया? शुक्र आया। वीनस, हाँ, राइट। वीनस। तो जब तक ये कॉम्बिनेशन की डीबीए नहीं चलती, अब देखिए हमने राहु को इंक्लूड किया 11th हाउस के लिए, तो राहु की महादशा तो शुरू है, हाँ। शनि भी है सर। राइट। सैटर्न भी है, लेकिन अब सैटर्न का जो पोजीशन है वो ज्यादा नेगेशन में दिख रहा है, क्योंकि खुद फर्स्ट हाउस में है। ओके। शनि मंगल की आपस में बनती भी नहीं, हाँ सर। तो नेचुरल अगर आप ये देखोगे कारकत्व, तो उसमें संभावनाएं आपको बहुत ही कम दिखाई दे रही है, राइट। तो वो अगर आप छोड़ दोगे शनि को, तो फिर आगे जो जो भुक्तियां हैं उसमें अगर आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं उसके कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, जैसे राहु वीनस हो। मतलब सर शनि का जैसे 2025 का छोड़ते हैं तो फिर बुध मिलता है। फिर बुध मिलेगा आपको, बुध के बाद शुक्र मिलेगा, है ना। हाँ सर। तो ये दो जो आपको मिल रहे हैं, इसके जब आप गोचर ट्रांजिट देखोगे तो आपके डीबी के साथ कहीं ना कहीं ये मैच हो जाएंगे। अच्छा। तो उसमें आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। नॉर्मली ये कैसे करते हैं कि रूलिंग प्लैनेट देख लेते हैं। अच्छा, इन अपन ने जो 2, 7, 11 के निकाले उसको रूलिंग प्लैनेट से अपन वो करते हैं ना मैच। हाँ, यदि आपने ये तीनों घर के निकाले, राइट, हाँ, तीनों भावों हाँ, के, हाँ। अब आपको जो आने वाले जो दिख रहे हैं वो आप अलग करोगे, सेकंड हाउस के लिए, 7th हाउस के लिए, 11th हाउस के लिए। जी सर। और अगर आप फाइनल नहीं कर पाते हो तो आप रूलिंग प्लैनेट्स को लेते हो, राइट। अच्छा, हाँ। लेकिन हमने जो आपको बताया कि आप अगर उस समय का गोचर देखोगे, ये जो जो भी आपकी भुक्ति और अंतरा आएगी, और वो अगर आपको गोचर में से देखने के बाद भी अगर आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दिखाई दे रही है, मान लीजिए ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, तो फिर आप रूलिंग प्लैनेट्स लोगे, वरना 101% नहीं, 101% आपको वहां से वो मिल जाएगा, गोचर में से। हाँ जी। अच्छा, ठीक सर। He is elder by 1 year.
हम्म। सर रूलिंग प्लैनेट को मतलब बाद में ही कंसिडरेशन करना है, पहले उसी को देखना है आपके पास गोचर के हिसाब से। जितना डेटा आपके पास अवेलेबल है, हम्म। ठीक है, वो खत्म होने के बाद और जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो आप डिवाइन गाइडेंस लोगे। ओके, सही सही है सर। आपको जब बचपन में पॉकेट मनी दी जाती थी ना, उसमें से पैसे जब बचे होते थे और आप मम्मी या डैडी से मांगते थे कि मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मुझे ये काम, तो बोलते थे देख तेरे जेब में इतना बचा हुआ, पहले वो खत्म होने दो उसके बाद फिर पैसे मांगने आना। राइट? तो भगवान भी हमें सही अपने है। बच्चों जैसे ट्रीट करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास जो डेटा दिया हुआ है, अवेलेबल है, जानकारी है पूरी, उसको यूज कर लो। फिर भी अगर आपका रास्ता नहीं निकला तो फिर हम बैठे हैं। सर जैसे अभी ये जो इनके केस में मरकरी, मतलब मरकरी की जब से भुक्ति लगेगी तब से चांसेस बन जाएंगे, है ना, और उसको कनेक्ट करना पड़ेगा गोचर के साथ में, क्योंकि सैटर्न आप जब जैसे ही जाएगा उसके बाद। आप तो अभी भी उसमें चेक कर सकते हो, आपको भुक्ति का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप जब अभी से गोचर चेक करोगे तो आपको मालूम होगा कि बुध में होगा या शनि में होगा या किस समय होगा। आपको अभी दिख जाएगा वो गोचर, अगर आप चेक करोगे बुध के इसका और शनि के भुक्ति का। सर उस डेट यानी का ना जब से ये लग रहा है यानी दशा लग रहा राहु में बुध में शनि होगा या राहु में शनि में बुध होगा, वो जो पीरियड्स आपको मिलेंगे उतने, उसी में से आपको चेक करना है गोचर। सर जैसे इसमें देखा अपन ने कि ये अप्रैल 2023 के बाद बुध लग रहा है, तो राहु में शनि में बुध। राहु में शनि में बुध भी चेक कर सकते हो आप, राहु में बुध में शनि भी चेक कर सकते हो। जी सर। जो कार्य ग्रह है हम उसी का चेक कर रहे हैं ना। हम्म। जो आपने कार्य ग्रह निकाले, हाँ सर। उसके जो जो कॉम्बिनेशन आपको मिलोगे, आप उसी पीरियड में आप ट्रांजिट गोचर मूवमेंट चेक करोगे। और किसकी चेक करोगे? पहले हमने किसका बताया था आपको, पहले किसका चेक करना है सबसे पहले? तो सेकंड हाउस का। बिल्कुल नहीं, राहु। अंतरदशा भुक्ति लॉर्ड का। राहु 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 महादशा का। सबसे पहले भुक्ति लॉर्ड का। वो नहीं मिले तो फिर आप अंतरा लॉर्ड का देखोगे, और वो भी नहीं मिले तो फिर आप दशा लॉर्ड की तरफ जाओगे। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि एक्टिवेट करने का काम, ओवरऑल वातावरण बनाने का काम दशा लॉर्ड का है। ठीक है, हम्म। प्रॉपर एक्टिवेशन उस इवेंट के लिए ये भुक्ति लॉर्ड का है। ठीक है, जिसे अंतरदशा कहा जाता है। हम्म। राइट? अब ये डी और बी हो गए, अब बच गया ए। ए देगा डिलीवरी। अच्छा। लास्ट माइल के सिवा तो होता नहीं ना। जी सर। हम्म, ठीक है। एनी अदर क्वेरीज? हेलो सर। बोलिए अनीता जी। सर एक इवेंट देखना था, पिछले साल हुआ, वो कैसे हुआ, मतलब क्यों हुआ, हम्म। वो ही देखना है। एक डेट ऑफ किस बर्थ किस? है। हाँ जी, सर आप नोट करेंगे, एक डेट ऑफ बर्थ है। एक मिनट। नाम बताइए। ईशान ISHAN। एन। ओके। 2 मार्च 1990। 2 मार्च। ओके, व्हाट इज द टाइम? रात को 10:30 बजे। 22:30 hours, राइट? यस सर। ओके। जलंधर पंजाब। जलंधर पंजाब। जलंधर पंजाब इंडिया।
ये ठीक है? सर अभी आया आया नहीं है। हाँ बोलिए। अब आप कब की घटना बता रहे हो? हाँ यस जी, सर ठीक है। ठीक है कब सर। कब की घटना है सर ये? पिछले साल 26 मई को ये बाहर गया 26 मई 2022। 2022। वो हमने देखना निकालना कैसे। हम्म। राहु में केतु में सूर्य था उस समय। राहु में केतु। यस। राहु में केतु में सूर्य। आपने ओके एनालाइज की है ये चार्ट? सर मैंने किया था। ओके, क्या नजर आया आपको? सर मैंने ट्रांजिट डाला था। केतु 12th हाउस में था उस टाइम ट्रांजिट के समय? ट्रांजिट में। हाँ, लेकिन आप यहाँ पर इसका तो नेटल का तो एक्सप्लेनेशन दीजिए, फिर हम ट्रांजिट में जाएंगे। राहु की जो सर महादशा है वो क्या दे रही है? राहु राहु तो 4th 4th हाउस हाउस में में है। है सर। हाँ, राहु फोर्थ हाँ हाउस जी में है सर। हाँ, चंद्र के नक्षत्र में। जी। चंद्र कहाँ पर है? 7th हाउस में। चंद्र 7th में। ओके। मंगल के घर में है। और शुक्र का उपनक्षत्र है 4th की। कर्क जो राशि है वो है चतुर्थ स्थान में। जी सर। अब यहाँ चंद्र को ग्रहण लगा हुआ है केतु सर 10th हाउस में। राशि में। 10th 10th हाउस हाउस में। में कर्क तो सर 10th हाउस 10th में है हाउस सर। में है चंद्र की राशि। है ना, वहां पर केतु बैठा हुआ है तो चंद्र को ग्रहण लगा हुआ 7th हाउस में। ओके सर। हाँ बोलिए। तो सर ग्रहण उसके लगे बाद हुए केतु चंद्र आ को गया। राहु एक्टिव कर रहा है और सबलॉर्ड वीनस है। वीनस कहां पर बैठा है? 3rd हाउस में है, राइट? जी हाँ सर, विनस थर्ड और हाउस उसकी में है। राशियां पहले और 8वें स्थान में उसकी राशियां हैं शुक्र की, राइट? जी। ओके। उस समय जो अंतरदशा थी वो थी केतु की, यानी भुक्ति। भुक्ति केतु की थी। केतु 10th हाउस में। जी। केतु का नक्षत्र लॉर्ड बुध 4th हाउस में। एंड सबलॉर्ड फिर से मून। मून 7th हाउस में, मून की राशि 10th हाउस में, 10th हाउस। राइट? और मर्क्यूरी की राशियां जो हमने वो है 9th हाउस एंड 12th हाउस, ठीक है? जी। अब ये मामला कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ दिखता है। एक मिनट, अभी आपको हम और बताते हैं। सन, उस समय की अंतरा जो थी वो सन की थी, सही है? जी सर। सन राहु के नक्षत्र में 4th हाउस। सबलॉर्ड फिर से मून। तो किसी ट्रिप में, किसी शॉर्ट जर्नी में कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? नो सर। तो क्या मामला है मतलब फिर? पिछले साल में। हाँ, आज जिस घटना की आप बात कर रहे हो। नहीं सर। छोटा इस- सा मतलब छोटा सा उसके चोट लगी है छोटी सी। ओके। मतलब कि उसके फेस के ऊपर कुछ गिर गया था। हाँ हाँ। छोटा सा माइनर सा हुआ उसका। एक्सीडेंट नहीं कह सकते, मतलब वो कुछ गिरा था उसके फेस के ऊपर। वो भी एक्सीडेंट ही कहा जाएगा ना, बिकॉज जी केतु जो जी। है वो सब सडन घटनाएं करवाता है। ओके। केतु मार्स के जैसे सडन काम करवाना। ये हुआ होगा सर इसका जो आप बोल रहे हो ना, शायद दिवाली के आसपास हुआ होगा। ओके। बल्कि ये गया मतलब 26 को है बाहर। 26 मई को। मैं यही देखना चाह रही हूँ कि ये वाले हमारे राहु केतु सन कैसे आ रहे हैं उसके अंदर डीबीए में बुध देखिए, में। राहु का तो सिंपल सिंपल जो है ना, चंद्र को जो एक्टिवेट किया है, जी। तो
इसमें बहुत ही सिंपल फंडा ये है, पहले तो 11th हाउस आपका बाधक है, हाँ जी, इनका इसका बाधक है। तो सूर्य जो है वो बाधक बाधकेश हुआ, ठीक है। चंद्र की ठीक दृष्टि है। सीधा सीधा सप्तम स्थान पे पड़ रही है, अगर आपके पिछाड़ देखोगे तो, या डिग्रीज भी एनालाइज करोगे तो सप्तम स्थान पे ही आपको उसका 180 डिग्रीज आता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ठीक है। सर किसका 180 डिग्री जा रहा है? मून का लगन पे? बिल्कुल, मून सप्तम स्थान में है ना। जी जी, तो लगन पे केतु जाएगा ने ना इसका। केतु ने ग्रहण लगाया हुआ है, राहु की जो दृष्टि है 10th जी। दृष्टि शनि के जैसे, हम्म, वो चंद्र के ऊपर आ रही है, ठीक है। ठीक है। और वही चंद्र की दृष्टि जो है वो फर्स्ट हाउस पे जा रही है, जी तो वो जो भी माइनर हो एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही होता है, लेकिन उससे जी मालूम जी हो जाता है। अभी आप जो बोल रहे हो ना कि जी, हुआ सर, वो हम हुआ, याद आ गया मेरे को। अभी आप उस समय का अगर ये देखोगे क्या कहते हैं इसे, ट्रांजिट गोचर, जी सर। हाँ, तो उसमें आपको वो ट्रांजिट सीधा सीधा दिखाई देंगे। कौन सा महीना था? मई। मई था। अच्छा, उसमें हम ट्रांजिट में देख सकते हैं उसका, वो वाले सारे वो होंगे। हाँ ठीक है जी, सर। सर आगे ही समझ, ठीक है ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है ट्रांजिट? यस सर। हाँ, तो यहीं पर आपको ट्रांजिट दिखाई देगा। आपने क्या ट्रांजिट देखा था उस समय, राहु का? सर नहीं, वो तो वैसे मैंने उसमें ट्रांजिट में वो देखा था, मतलब चार्ट में बैठा हुआ था केतु 12th हाउस में। बट ओके, हाँ, यहाँ से देखेंगे, जहाँ से मून का देखेंगे ना, क्योंकि उस दिन गया 26 को गया वो। हाँ हाँ, लेकिन लेकिन आपको सभी ट्रांजिट यहाँ से दिखाई देंगे, जी जी सर। है ना। यस सर। आप केतु का भी जो बोल रहे हो ना, तो यहाँ सब दिखाई देगा आपको। हाँ हाँ सर, ठीक है। हाँ, ये सर टोटल अभी जो हम है ना, मून को देखेंगे, ओपन करके मून को 26 को ना ना, देखेंगे। मून को क्यों देखोगे आप? क्योंकि 26 को गया ना, तो 26 को मून में कौन कौन सा था वो? ना ना ना, अभी जो आपके डीबी के जो प्लेनेट है ना, हाँ जी। पहले आपको वहीं देखना होगा, उसी में आपको दिखाई देगा। डीबीए के जो ग्रह हैं उसमें से जी। कोई ना कोई इस घटना से संबंधित हाउस के अंदर या उस राशि के अंदर प्रवेश कर रहा होगा, अच्छा। ठीक है। और फिर सेकंड आपने देखना है कि बाकी जो दो ग्रह बचते हैं डीबीए में, यस। उसमें से कहीं ना कहीं ये जो दो ग्रह है, दोनों में से एक या हो सकता है दोनों डीबीए की फुलफिलमेंट करते हो, यानी नक्षत्र और सबलॉर्ड में ट्रांजिट करते हो डीबीए के ही। कैसे सर? सर रिपीट करना। एक ग्रह संबंधित घटना से, जो भी ग्रह संबंधित है ना, उसके किसी न जी। किसी राशि या भाव में प्रवेश कर रहा होगा या वहां से आउट हो रहा होगा कस्प से, ओके, ठीक है। ठीक है। सेकंड इज, बाकी जो दो ग्रह बच रहे हैं डीबीए में, उसमें से कम एक या हो सकता है दोनों ही स्टार और सब स्टार यानी उपनक्षत्र से ट्रांजिट होता हो इस घटना से कनेक्टेड, यानी डीबीए से कनेक्टेड। ठीक है सर। तो जैसे मैंने केतु बोला, केतु 12th हाउस में नजर आ रहा था मेरे को। तो केतु 12th हाउस में तो क्लियर कट इंडिकेशन देता है, तो केतु हमारा आ रहा है उसमें भुक्ति में। बिल्कुल। ठीक है सर। तो वो आप ये वैसे हम देखिए कि 12वें फर्स्ट कस्प को, पहला कस्प क्रॉस करके वो 12वें में गया होगा, उसकी आप तारीख देखिए, या तो 12वां जो कस्प है उसे क्रॉस करके वो 11वें में जा रहा होगा, तो उसके एक दो दिन ओके पहले की ओके घटना ओके सर। होगी। सर क्योंकि केतु बैक जाता है, तो फिर वो पहले से 12वें में आया होगा।
हाँ, यानी पहला कस्प जब क्रॉस करेगा ना, वो फर्स्ट कस्प यस जहां से यस शुरू होता है ऐसे, यस राइट? यस सर। हाँ, तो वो कस्प को क्रॉस करके उसने प्रवेश किया है उस हाउस में, ठीक है या ठीक फिर है वो सर। ऑलरेडी उस हाउस में था और उसने 12th कस्प को क्रॉस करके 11th हाउस में गया है, तो उसके एक दिन पहले की या 2 दिन पहले की ओके घटना ओके हो ओके, सकती है। और बाकी जो 2 ठीक है डिग्री सर। के ग्रह बचेंगे उनके ट्रांजिट जब आप देखोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं नक्षत्र और उपनक्षत्र से उनका गोचर हो रहा होगा, ट्रांजिट हो रहा होगा। ओके सर, वो भी चेक करती हूँ मैं फिर। यस 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 क्लियर सर, क्लियर। थैंक यू सो मच सर। यस। एनी अदर क्वेश्चंस? सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, गुरुजी अपन ये जो सर इसका ही चार्ट एक और था, इसकी कुंडली का ही। जी। सर इसके भी मैरिज का ही देख रही थी, मैरिज इसके भी रिश्ते आ रहे हैं, बट बात नहीं आगे बढ़ पा रही। ओके इसका भी यही था, जैसे इनका ओके। मैडम का आपने पहले देखा ना। हाँ हाँ, वही आपको सेम सीक्वेंस में उसे एनालाइज करना पड़ेगा। जी जैसे अभी हमने इनका देखा डॉक्टर वंदना जी का, जी तो सेम तरीके से आप उसको है ना थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए। अगर उसमें कोई भी आपको हर्डल आती है तो आप कल दोपहर को हमें फोन कर सकती हैं, हम कुंडली ओके लगा करके देख लेंगे। ओके सर। राइट, दोपहर को 2 बजे के बाद आप गुरुजी फोन थैंक कर यू सकते सर, हैं। थैंक यू सर। वेलकम। सर गुरुजी मेरे को एक चीज पूछनी थी। यस मिस्टर जनार्दन। मेरे को ये गुरुजी पूछना है सर, अपन जो भाव चलित चार्ट देख रहे हैं ना, इसके ऊपर हाँ आप हाँ, लिखते हैं राशि चार्ट। वो तो लगन चार्ट है, राशि चार्ट थोड़ी है सर। ना ना अभी देखिए कैसा है ना, हाँ राशि चार्ट जो है वो एक्चुअली चंद्र लग्न चार्ट को कहा जाता है, ठीक है? हाँ, चंद्र लगन चार्ट को कहते हैं राशि चार्ट वैसे। ये हमें पता है। अब हाँ कैसा है ना कि इसमें सॉफ्टवेयर में लिखा है वो लिखा है, ये हाँ तो सभी को मालूम है कि भाई ये नॉर्मल वैदिक कुंडली है, हाँ, लगन चार्ट ही है। बस लगन चार्ट ही है। हाँ, वही मैंने कहा, उसमें राशि से मैं थोड़ा कंफ्यूज होता है। राशि चार्ट नहीं है क्योंकि केपी मून सेंटर में आता है देखिए बस। कैसा है ना कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जिनकी रेगुलर प्रैक्टिस होती है ना, हाँ सर, वो इसे लगन कुंडली कहते हैं। हाँ लगन कुंडली कहते हैं। हाँ, और जो चंद्र लग्न वाली कुंडली इस्तेमाल होती है हाँ उसे राशि चार्ट कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन केपी में जो है ना, केपी हाँ भावचलित को केपी चार्ट कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, भाव चलित को केपी प्राधान्यता देता है। हाँ, और ये जो है वैदिक चार्ट, इसे कोई राशि चार्ट कह देता है, कोई लगन चार्ट कह देता है, ऐसे ऐसे चक्कर होता है पूरा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। सर यस ये इसमें मिस्टर अभी जनार्दन, नवांश वगैरह कुछ नहीं होता है क्या केपी में? आपने D1 D10 नवांश कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही आपको चार्ट यहीं पे से? पूरा कंप्लीट होके मिलेगा जितने सिस्टम हम समझा रहे हैं। जी सर। गुरुजी हाँ बोलिए। मेरा आज दोपहर को एक वैलेट मतलब गुम हो गया था। हाँ बस में कोई चोरी कर दिया। दोपहर हाँ, को बस में जा रहा था, मेरा चोरी कर दिया। वो कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं? अब अच्छा हो गया आपने ये सवाल कर लिया, तो हमें एक ये याद आ गया फॉर्मूला आपको बताने का कि अगर आपके घर से कभी चोरी हो, कुछ भी चीज आपके जेब से चोरी हो जाए या गिर जाए, और उस समय अगर मूल नक्षत्र हो, यानी चंद्र का जो ब्रह्मण है, जो गोचर है, वो मूल नक्षत्र से हो रहा हो, तो आपकी जो चीज है वो आपके पास वापस आ जाएगी। ठीक है? नहीं, ये तो वापस आने का चांस नहीं लगता, क्योंकि एक उसमें मिनट, हम आपका जवाब पे हम आएंगे, आप रुक तो लीजिए। कुछ आपने याद दिलाया है ओके तो सबको उसकी जानकारी मिलने प्राप्त होने दीजिए ना। दूसरी एक जानकारी और देखिए कि मूल नक्षत्र के समय अगर कोई बिजनेस शुरू करता है या किसी भी काम को आगे बढ़ाता है नए से, यानी तो वो समझ लीजिए कि वो काम भी जो है, वो बिजनेस हो चाहे जो भी हो, कोई प्रोजेक्ट हो, तो वापस वहीं आके ठप हो जाएगा। अच्छा, मूल में किया हुआ काम सर, बिल्कुल। मूल नक्षत्र नए में। काम की शुरुआत मूल से न की जाए। अच्छा, मूल से नहीं करनी चाहिए नए काम उस की समय शुरुआत। अगर चोर भी आपका चोरी करके जाएगा हम्म। तो आपके पास वो आज नहीं कल चीज वापस आने वाली है। अच्छा, मूल नक्षत्र में अगर चोरी होगी तो वापस आ जाएगी। मराठी में कहते हैं कि मूल पदावर येणे, यानी मूल पद पर वापस आ जाएगी, यानी मूल जगह पर वो वापस आ जाएगी चीज। अच्छा अच्छा सर, ये बताइए, मूल में वैसे 5 नक्षत्र होते हैं। मूल के मतलब जो भी होते हैं, मूलों में कहते हैं पैदा होते हैं 5, तो ये 5 नक्षत्र पे लागू होती है, खाली मूल पे होती है सर?
ये सिर्फ मूल की हम बात बता रहे हैं। अच्छा, मूल की बता रहे हैं। हाँ मिस्टर जनार्दन, जब भी आपका ये जी जो पर्स चोरी हुआ। आपकी आपकी पर्स चोरी हुई, हाँ जी उस समय के अगर आप चार्ट बनाओगे या हाँ जी। फिर उसके लिए आप प्रश्न चार्ट बनाओगे, अच्छा ठीक है, ओके तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी चीज आपको वापस प्राप्त होगी कि नहीं। अब आपके वॉलेट में क्या क्या था? पैसे होंगे, जी कुछ वॉलेट कार्ड में होंगे, थोड़ा पैसे होंगे। हाँ 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 राइट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह। हाँ 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 तो आप उसमें कॉम्बिनेशन आपको देखना है, व्हाट इज पैसे क्या है, वेल्थ है ना। हाँ हाँ, पैसे वेल्थ होगी सर। तो सेकंड हाउस हो गया। ओके धन हो गया। क्रेडिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड भी वेल्थ ही है। आप अगर एक और चीज देखोगे कि उस समय जो आपकी डीबीए शुरू थी, चल रही थी, हाँ ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट कहीं ना कहीं आपका सेकंड एट का कनेक्शन आया होगा, 2812। ओके उसके सिवा आपके गुरुजी, पैसे जा नहीं सकते। मेरा कुंडली का हिसाब से फोर्थ हाउस में वीनस है। ना वो सब नहीं बात कर रहे हैं, हम सीधा बात कर रहे हैं। बिकॉज ना वो नहीं, नॉट ऑल दैट, नॉट ऑल दैट। हम कुछ और आपको बता रहे हैं। एट द टाइम ऑफ इवेंट, यानी जिस दिन आपकी घटना हुई, उस समय आपके डीबीए में 2, 8 और 12 एक्टिव रहे होंगे, पहली बात। नो आज का ही है वो, उसके लिए। अरे आप जो डीबीए है ना आपका, अभी हाँ कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है आपको ये बताइए जनार्दन एक जी। वीनस वीनस दशा है। एक मिनट। आप डीबीए जो दशा लॉर्ड है, जो भुक्ति लॉर्ड है, जो अंतरा लॉर्ड है, उसके अगर आप कार्य देखोगे, यानी नक्षत्र लॉर्ड और उसके सब लॉर्ड, तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि उस समय 2, 8 और 12 एक्टिव था। इसके सिवा आपका इस तरह से लॉस हो नहीं सकता, पहली बात। वो कोई और भी हाउसेज एक्टिव रहे होंगे, लेकिन ये तीनों का बलवान कार्य जब एक्टिव होगा और उसका गोचर होगा, तभी ये घटना हो सकती है। और अगर आपको ये चेक करना है कि ये वस्तु वापस आएगी या नहीं, राइट, एक बार वो, है आप पूरा डेट ऑफ बर्थ देगा। आप देखिए, ये यहां पर हम कोई पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए नहीं बैठे हैं, सबसे पहली बात, राइट। सेकंड थिंग इज, हम आपको उसका प्रिंसिपल सिखा रहे हैं, क्योंकि पूरी कोर्स खत्म हो चुकी है, 3 ही दिन है और ये हमारे प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, राइट। उसमें जो प्रिंसिपल अभी आपने जो घटना बताई, तो जो ऐसी छोटी मोटी चीजें रह गई है, या फिर कहीं आप प्रिडिक्ट खुद नहीं कर पा रहे हो प्रैक्टिस करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद, तो हम उसको इसमें ले रहे हैं। तो पहले आपको उसको प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, कौन से प्रिंसिपल्स का उपयोग करना चाहिए, कौन से नियमों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो तो आप सुन लीजिए पहले। ओके फिर आपसे अगर नहीं होगा तो फिर बात आगे की है, वो आगे देखी जाएगी, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे, उसको समझोगे और उन नियमों को लगाओगे, तो मैं गारंटी कि आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो 2, 8 एंड 12 का जो एक्टिवेशन है, वो गोचर में हुआ होगा, डीबीए के द्वारा और गोचर द्वारा, और उस समय ये घटना होती है इस तरह की, उसके सिवा हो नहीं सकती। पहला पहला जो सिस्टम है वो ये है। दूसरी बात ऐसी है कि जब आपका सेकंड कस्पल सबलॉर्ड या 8th कस्पल सबलॉर्ड, और खास करके क्योंकि ये मामला जा चुका है, चोरी हो चुकी है, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि 8th कस्पल सबलॉर्ड ये 11वें या सेकंड हाउस का कार्यश होता है या नहीं होता है। और अगर आपका 11वां बाधक हो तो 9th हाउस का कार्यश होना चाहिए 8th कस्पल सबलॉर्ड, ओके। सेकंड और 11th का देखना चाहिए, लेकिन अगर 11वां स्थान बाधक हो तो आप 9th हाउस का उसको देखोगे कार्यश हो रहा है कि नहीं। दोनों में से एक का भी अगर वो कार्यश हो रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में कंसर्न्ड डीबीए में और उससे कनेक्टेड गोचर में आपकी चीज आप तक वापस पहुंच जाएगी। अब ये एक आम जानकारी है, सभी लोग जानते हैं कि गई हुई जो कैश होती है छोटी मोटी, कुछ हजार रुपए वगैरह, तो वो वापस नहीं आते, क्योंकि चोर तो खर्चा कर चुका होता। लेकिन बाकी बचते क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स बचते हैं। जैसे किसी का आधार कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो इंसान कैंसिल करा के ले लेता है, लेकिन बाकी जो डॉक्यूमेंट्स बच गए, पैन कार्ड वगैरह,
ये हमें वापस मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि वो भी डुप्लीकेट निकाले जा सकते हैं आजकल तो, राइट? इसको सर ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप सेवेंथ को देखें, सेवेंथ थीफ हुआ आपका जो वो है, और अगर एट्थ आता है उसमें, तो वो सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि सेवेंथ से सेकंड पड़ता है एट्थ, वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, मतलब अब वो वापस नहीं आएगी। अरुण जी, सर हमने 8th हाउस लिया ही इसके लिए था क्योंकि वो 7th का सेकंड हाउस है, यस सर, और हमने यहाँ क्या बताया ये आपने शायद गौर से सुना नहीं कि 8th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर सेकंड या 11th का कार्य होगा तो ही वस्तु वापस आ सकती है। या सिक्स का भी हो जाए, सिक्स जो है अगर सेवेंथ से ट्वेल्थ बैठता है, इसलिए सिक्स भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। 6th का मतलब वो उसके हाथ से निकल जाएगी चीज, लेकिन आपके लाभ में आ रही है क्या, सवाल ये है। हाँ, तो 6-11 आ जाए तो वो मिल जाएगी सब, 2-6-11। अरे भाई, जहां तक धन की बात हो रही है तो 2 और 11 का सवाल आता है। आपको गेन चाहिए, आपकी वेल्थ, लॉस्ट वेल्थ वापस चाहिए, राइट? जी, और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स का जहां तक सवाल है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का अगर आपका सवाल है, तो फिर आप 3rd हाउस को लेकर के चलोगे। यस सर, 3rd हाउस। करेक्ट है श्वेता जी? यस सर, डॉक्यूमेंट के लिए तो 3rd हाउस देखेंगे ना। 3rd हाउस देखा जाता है। हाँ, इनका पासपोर्ट भी गुम हो गया हो, इनकी जो पर्स गई, साथ में बैग गई, जो भी गया हो, उस पर पासपोर्ट हो तो वो भी क्या है, 3rd हाउस है पासपोर्ट। यस सर। आपको समझ में आई मिस्टर जगन्नाथ, जनार्दन? हाँ सर, हाँ सर। यस यस, दैट इज इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो द प्रिंसिपल। जो पीछे जो फॉर्मूला लगाया जाता है ना, वो मालूम होना बेहद जरूरी है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? सर मेरे को अनीता जोशी जी वन्नाई से एक चीज पूछनी थी। अरे भाई, इनसे क्या पूछोगे आप? नहीं, सबके लिए लाभ की है ना। अनीता जोशी जी के नाम में डबल एस है, तो मैं पूछ रहा हूँ इन्होंने क्या अपना नेम करेक्शन कराएगा न्यूमरोलॉजी से? ये खुद प्रैक्टिस करती हैं, आपको हम इनका परिचय देते हैं। ये ऑलरेडी अच्छा, ऑकर्ड फील्ड से हैं, ठीक है? और अच्छा ये आपका भी नेम करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, चल करवाते हैं। और ये डॉक्टर वंदना सक्सेना जी के नाम में भी सक्सेना की स्पेलिंग अनयूजुअल वाली स्पेलिंग है। हाँ, तो ये मैं भी तब न्यूमरोलॉजी करती हूँ सर। वो अच्छा, नेम जभी तो मेरा ये नेम करेक्टेड ऑब्जर्वेशन में है। अपने आप को चेक कर रहा था, आई एम एट करेक्ट ऑब्जर्वेशन और नॉट। राकेश जी, अगर इस तरह के आप ज्यादा सवाल करोगे तो मालूम पड़ा कल से मेरा भी नाम बदल दिया गया है। नहीं नहीं, वो तो ये वंदना जी और वो अनीता जी कर सकते हैं सर, मैं तो अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ ना इनके नाम को देख करके। अरे भाई, मैं जूम में नाम एक टाइप करूंगा और स्पेलिंग दूसरी टाइप होगी वहां पर फिर। सर नहीं, मैंने नाम तो अपना दूसरा ही लिखा हुआ है, पता नहीं डबल एस कैसे आ गया। कोई नहीं, होता है, गलती से दब जाता है। जी सर। हमने ऑब्जर्व किया था, कास्ट नोटिस किया था, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि चेंज ठीक है, करना चाहिए। आपने कर नहीं दिया सर, होगा चेंज। मेरे को नहीं पता चला कि मेरा इस नाम से फीड है वो। कोई नहीं, हो जाता है। जी सर। कास्ट कभी भी नहीं चेंज करनी चाहिए सर, वैसे तो नाम भी नहीं करना चाहिए, जो है वो ठीक है, बट कास्ट तो कभी भी नहीं चेंज करनी चाहिए। वो पता नहीं, मैं अभी चेक करती हूँ। अच्छा हुआ आपने मेरे को बता दिया, थैंक यू सो मच। हाँ, और अगर राकेश जी, अगर आपका नाम चेंज करवाना हो, स्पेलिंग वगैरह, यानी नाम तो नहीं बदली कर सकते, उसके लिए आपको गैजेट में जाना पड़ेगा चेंज करवाने के लिए। ठीक बात। लेकिन स्पेलिंग वगैरह चेंज करवानी हो तो ये कर देंगे, दोनों ही सक्षम है। इनकी अच्छा, गारंटी ठीक हम देते हैं आपको। ठीक सर, ठीक है। थैंक यू मिस्टर सर। शिव कुमार, वेलकम मैम। मिस्टर शिव कुमार, यस सर, यस एनी सर। क्वेरीज, कोई सवाल? या क्वेरी नहीं है सर, क्या सभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। जो ज्यादा शांत बैठे रहते हैं ना, वो पूरी पूरी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, ये हमें समझ में आता है। मिस्टर गुरदत्त, यस सर। गुरदत्त जी जी सर। बोलिए। नो, समझ रहा हूँ सर। नो क्वेरी? नो सर। ओके ओके ओके। हाँ श्वेता जी, आपकी कोई जी क्वेरी सर। बाकी है? नहीं सर, अभी तो समझ में आ गया। नहीं, ये जो हमने धोरण आपको बताए, जो प्रिंसिपल्स बताए, ये सभी आपको समझ में आ गए ना? जी सर। ओके। अच्छा, आपको
हम, अगर आपको याद होगा तो पहले पहले सेशन में हमने आपको बताया था कि काल सर्प योग, याद है आपको काल सर्प योग, काल सर्प दोष, हम्म उसे कैसे देखना है ये आप सभी को याद है? किसी को याद नहीं है? भूल गए? पहली क्लास, दूसरी क्लास? यस सर, राहु केतु के बीच में राहु सारे केतु के प्लैनेट्स आ बीच जाते में हैं। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं उसको काल सर्प दोष बोलते हैं सर। सर वैदिक का हाँ तो जी, यही है। यस, लेकिन राहु ने जब खाया हो, अच्छा। राहु घड़ी की तरह से घूमता है, राइट? हम्म यानी क्लॉकवाइज। सभी ग्रहों को पार कर दिया, लेकिन केतु ने नहीं पार किया, सभी ग्रह बीच में फंसे रहे। हाँ जी। लेकिन मान लीजिए कि सभी ग्रहों को खाया, लेकिन एक घर को, एक ग्रह को खाना बाकी है राहु ने, तो कालसर्प दोष नहीं है। हाँ, भंग हो जाता है वो, बिल्कुल ठीक है। मतलब सर एक राइट, ग्रह बाहर रह गया। हाँ, केतु के बाद आया वो। केतु के बाहर आ गया या राहु ने खाना बाकी है, समझ लीजिए, निकलना बाकी है। ठीक बात है। राहु केतु से बाहर आ गया ना। हाँ बाहर आ गया समझिए, या निकलना बाकी है समझिए, जो भी कह लीजिए। हाँ हाँ, तो वो नहीं रहेगा ना सर, वो तो उसके बीच में होना फिर वो जरूरी है। काल सर्प दोष नहीं होता। और दूसरी एक आपको खास बात बताता हूँ, नीचा भंग योग किसी ने सुना है? हाँ, नीच भंग योग सुना ना सर। हाँ, तो आप तो वैदिक से हो, लेकिन ये बाकी लोग जो हैं, हाँ इन्हें हम खास जानकारी दे देते हैं कि मान लीजिए कि जिस तरह से बुध है, तो बुध का जो नीच स्थान है वो कौन सी राशि है, कोई बता पाएगा? हाँ सर मीन राशि है। मीन राशि में उसका डेबिलिटेशन होता है, ठीक है। हम्म अब गुरु अगर उसके केंद्र में बैठ जाए, हाँ तो ये भंग वैदिक हो- सिस्टम का नियम है। हम्म अब आप बोलोगे कि केंद्र यानी क्या, तो 1 4 उस 7 बुध 10। से, 1 4 उस 7 बुध से 1 4 7 10, 1 4 7 10 में गुरु अगर विराजमान हो जाए तो उसका नीचा भंग हो जाता है। ओके, ठीक है। कब जब मरकरी 12th में हो। 12th साइड में। हाँ, ओके ओके। अब गुरु हमने क्यों कहा? क्योंकि उस राशि का लॉर्ड गुरु है, ठीक है। हम्म। अब सन जहां पर डेबिलिटेटेड होता है, कहां होता है? नहीं, सन तो कभी तुला नीच में। का होता 7 तुला में होता है सर। है। तुला में अच्छा, तो 7th वीनस में। अगर उसके केंद्र में बैठ जाए, शुक्र, तो नीचा भंग हो गया, ठीक है। सर केंद्र के या हाउसेस में या है, ये उसके भी होता केंद्र है में। साहब, या वीनस अगर एग्जॉल्टेड हो जाए तो नीच भंग हो जाए। तो इस तरह से ये नॉर्मल परिस्थिति है, ऑलराइट। या फिर उसका जो डिस्पोजिटर है, यानी जिस तरह से हमने बुध के केस में बताया कि बुध के 12वीं राशि जो है मीन, उसमें जब ये नीच स्थान में आ गया तो इसका डिस्पोजिटर बुध हुआ, राइट। तो बुध जब उच्च स्थान में चला जाएगा तो भी नीच भंग हो नीच जाएगा। भंग हो जाएगा। और मान लीजिए कि राशि लॉर्ड की दृष्टि उस ग्रह पर आ गई, ओके, गुरु की दृष्टि अगर उस ग्रह पर आ गई, ओके सर। और सर तो वो भी नीच भंग। दोनों भी नेचुरल फ्रेंड्स हैं, तो भी नीचा भंग हो जाएगा। अच्छा सर एक प्रिंसिपल ये भी है क्या कि जैसे कोई वक्रीय ग्रह नीच का हो तो वो उच्च के रिजल्ट देता है? आ रहे हैं उसी पे। अच्छा। हम उसी पे आने वाले थे। फिलहाल पहले तो आपको ये नीच भंग का हमने फंडा एक्सप्लेन करना था, ये सिस्टम एक्सप्लेन कर रही थी। अब मान लीजिए कि हमने बुध का जिस तरह से उदाहरण दिया कि 12वीं राशि यानी मीन में वो नीच का होता है। अब मान लीजिए कि गुरु केंद्र में आ गया, तो नीचा भंग तो हो गया, राइट। हम्म लेकिन मान लीजिए वो वक्रीय हो गया, तो वो पिछले घर के या पिछले राशि के भी इफेक्ट देना शुरू करेगा, मतलब कुंभ के। कुंभ के। कुंभ में होने के भी वो इफेक्ट देना शुरू करेगा। कोई भी ग्रह जब वक्रीय होता है तो पिछले हाउस के भी इफेक्ट देना चालू करता है, हम्म राइट। और नीच का ग्रह इसका नीचा भंग होने के बावजूद वो उच्च का नहीं होता, और वक्री होने से भी वो उच्च का नहीं होता। ये सभी ग्रहों पर एप्लीकेबल है सर, वक्री अगर जैसे होते हैं सबके जो भी ऊपर ग्रह होते राहु हैं। केतु छोड़ के, क्योंकि राहु और केतु हाँ, वैसे ही राहु वक्री है। राइट बिल्कुल।
तो मतलब ये पिछले घर का, सपोज कि गुरु अगर 10th हाउस में है तो वो अपने घर का 9th का रिजल्ट भी देगा। अगर वो वक्रिया बैठा है तो 9th हाउस का रिजल्ट हाँ। देगा। सर कितना परसेंट ओके। देता होगा वो? आधा आधा देता है, कैसे रहता है सर ये? नहीं, इट ऑल डिपेंड्स। यदि पिछले स्थान में जो राशि है, पिछले हाउस को जो राशि गवर्न कर रही है, वो अगर मित्र राशि है, सौम्य ग्रह और सौम्य राशि है सौम्य ग्रह की, हम्म। तो वो ज्यादा है। और अगर वो हार्श ग्रह है, मेलेफिक, तो फिर उस घर को डैमेज भी कर सकता है। जैसे हमने आपको बताया था कि शनि, मंगल, राहु, केतु ये मेलेफिक माने गए हैं, हम्म। ठीक है। मर्क्यूरी को छोड़ा तो बाकी के जो ग्रह हैं ये बेनिफिक माने गए हैं। मर्क्यूरी ना पूरी तरह से मेलेफिक है ना पूरी तरह से बेनिफिक है। समझ में आई बात? जी सर। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन हमने देखने हैं और उस हिसाब से हमने इन सब बारे में एनालिसिस करना है और उस आधार पर प्रेडिक्शन देनी है। सर सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। सर जैसे आपने बताया कि अगर कोई ग्रह वक्रीय होता है तो वो अपने पिछले घर के भी रिजल्ट देता है। तो सर बिल्कुल। समझ लीजिए कोई कोई ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है और वो वक्रीय हम्म है, तो फिर सर उसका हम लोग क्या मतलब वो भी अपना पिछले घर का रिजल्ट देगा या बिल्कुल नहीं देगा? बिल्कुल देगा। बिल्कुल देगा सर। हम्म। और अगर आपने बताया जैसे वहां पे अगर सौम्य ग्रह हो, जैसे चंद्रमा हो, तो ज्यादा देगा उसका पिछले घर का रिजल्ट। ना ना, वैसे वैसे नहीं बताया हमने। ये बताया कि अगर वो आपस में सौम्य ग्रह यानी बेनिफिक्स जो है ना, वो मित्र होते हैं, ठीक है, आपस में नेचुरल फ्रेंड्स हैं, अच्छा अच्छा। नैसर्गिक मित्र, हम्म। तो उन्हें काम करने का स्कोप ज्यादा मिलता है, राइट। करेक्ट। अगर मेलेफिक ग्रह हैं तो मेलेफिक और पीछे भी मेलेफिक हो हम्म। तो उसे वहां काम करने का स्कोप ज्यादा मिलता है, राइट। करेक्ट सर। वो चीज है। लेकिन अच्छा अगर सर आगे एक आगे ग्रह मेलेफिक और पिछले घर में आ जाए सौम्य के राशि के इफेक्ट देने, तो वो खराब भी कर सकता है घर को, राइट। मतलब सर आप कहना चाह रहे हो कि पहले घर में अगर मेलेफिक ग्रह है और वो वक्री होके पीछे आ जाए तो वो और खराब कर देगा उस घर को। अगर पिछला सौम्य राशि यानी बेनिफिक वाले का घर है तो, अब चंद्र, अच्छा। अगर शनि वक्रीय हो जाए और पीछे चंद्र के घर में आना चालू करे हम्म। तो नेगेटिव इफेक्ट होगा। करेक्ट। सर अच्छा सूर्य और एक चीज, सूर्य और चंद्र कभी वक्रीय नहीं होते, ठीक है। हाँ, वो सूर्य कभी चंद्र वक्री कभी नहीं। वक्रिय नहीं होते, राहु केतु वक्रिय हमेशा चलते हैं। हाँ और तो बाकी 5 ग्रह कभी वक्री होते हैं, कभी नहीं होते। और राइट। सर जैसे और अगर गुरु वक्रीय हो जाए और पीछे शनि की राशि में आ जाए तो गुरु खुद ही अनकंफर्टेबल महसूस करेगा वहां पर, तो कैसे अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। अच्छा सर अच्छा सर एक चीज और, जैसे अगर समझ लीजिए शनि वक्रिय है, ठीक है, और शनि चौथे स्थान पे बैठा हुआ है और उसके पहले पहला इसको जो पहला घर है उसमें भी शनि की राशि है, तो सर वहां पे क्या मतलब वहां पे वो शनि अपना ही रिजल्ट देगा क्योंकि उसी की राशि है। आप पहले घर की बात कर रहे हो, पहले राशि की बात कर रहे हो? पहली पहली राशि की बात करें सर, मैं बोल रहा हूँ जैसे कि शनि जो है वो चौथे घर में गुरु की राशि में बैठा हुआ है और कौन तो सी उसके राशि बोलिए पहले ना? वाला जो घर हुआ, हाँ, और कौन जो से राशि उसके पर बैठा हुआ बोलिए ना? गुरु की तो दो राशियां हैं ना। 12 नंबर पाइसेस। पाइसेस चौथे स्थान में है। हाँ, तो ओके। 11 नंबर तो में, तो अगर वो 11 नंबर जैसे अगर किसी का खाली हुआ तो 11 नंबर के भी मतलब वो जो 11 नंबर तो शनि की राशि हुई, तो वो उसके हाँ, रिजल्ट ही तो देगा अगर वक्री देगा हो ना, जाता है तो। देगा ना, लेकिन पूरी तरह से नहीं दे पाएगा क्योंकि गुरु कैसा सौम्य ग्रह है। हम्म। तो थर्ड हाउस में उस राशि में तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना। सर थर्ड हाउस में उस राशि में सर शनि गुरु की राशि में बैठा हुआ है चौथे घर में, और थर्ड आप हाउस शनि में की बात शनि। कर रहे हैं, गुरु की बात कर रहे हैं? हाँ जी। आप शनि की बात कर रहे हैं, गुरु की बात कर रहे हैं? सर मैं शनि की बात कर रहा हूँ, शनि शनि जो फोर्थ है। हाउस में है, करेक्ट सर। वक्रीय है। करेक्ट सर।
थर्ड हाउस में उसकी खुद की राशि है, करेक्ट सर। तो बिल्कुल वो थर्ड हाउस के तो बढ़िया ही रिजल्ट देगा वो। थर्ड हाउस के वो बेटर रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट देगा। और जो बिल्कुल मतलब फोर्थ हाउस में वो गुरु की राशि में है, इसलिए वहां पे वो अनकंफर्टेबल रहेगा। बिल्कुल, वो हाउस को अनकंफर्टेबल करेगा, शनि अनकंफर्टेबल कभी नहीं होता। अच्छा अच्छा। सर एक चीज पूछनी थी बोलिए। सर, ये जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाले लोग होते हैं ना, वो कैसे देखा जाता है कि मतलब कैसे मालूम करेगी जो दुनिया चलती है उस तरह से नहीं चलते, उनकी अपनी अलग ही सोच होती है। जैसे नितिन गडकरी जी है, तो वो अभी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाले हैं, कचरे से अरबों रुपया कमाते हैं, और जो भी रोड बना रहे हैं मतलब उन्होंने अपनी नई प्लानिंग से बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ये कहलाती है। तो उसको कैसे देखते हैं किसी जातक के लिए कि आउट ऑफ उसमें बॉक्स दो थिंकिंग? चीजें आपको खासियतें देखने मिलेगी, दो दो विषयों में। हाँ सर। एक तो कहीं ना कहीं उनका राहु एक्टिव होगा, अच्छा और एक तो कहीं ना कहीं उनका बुध भी एक्टिव होगा, और ये दोनों ही बलवान होंगे, अच्छा। और दोनों के जो सबलॉर्ड हैं हाँ जी। वो भी पॉजिटिव होंगे। अच्छा, क्योंकि आजकल एग्रीकल्चर में भी यही चल रहा है, सब आउट ऑफ बॉक्स से क्रांति आ रही है, मतलब एग्रीकल्चर में भी जैसी। आनी भी चाहिए। हाँ, आनी भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वो ढर्रे वाली खेती में तो सब लिमिटेड वो चल रहा था, लेकिन लोगों ने नए प्रयोग कर करके खेती में बहुत अच्छा उन्नति कर ली है एग्रीकल्चर में। तो अगर राहु बुध के साथ में अगर सन का भी रोल होगा तो उसका संबंध खेती से भी आएगा। अच्छा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है? सन है। हाँ, वो सन में ही काम करता है, मतलब सारा उनका जो फोटोसिंथेसिस होता है सूर्योदय के बाद ही होता है। राइट सूर्योदय सूर्यास्त के चलता है फोटोसिंथेसिस, तो बिल्कुल सन राइट का राइट। रोल आएगा। बिल्कुल ठीक है, खेती के लिए। दैट्स वेरी। यस, तो मेरे ख्याल से सभी क्वेरीज अब जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। किसी को सवाल बाकी हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कल दोबारा इसी समय यानी 9:30 बजे दोबारा प्रैक्टिस क्लास में अपनी मुलाकात होगी। यस मिस्टर बगारिया। सर एक क्वेश्चन और पूछना था। हाँ। जैसे कि सर हम लोगों ने एक चीज वैदिक में मैंने पढ़ी थी, विपरीत राजयोग। तो हम्म। वो अगर जैसे 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 बैठ जाता है तो उसको विपरीत राजयोग बोलते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो सर वो अगर समझ कॉम्बिनेशन होना लीजिए, चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सर कॉम्बिनेशन मतलब 6 8 12 के जो स्वामी हैं उसमें से कम दो तो एक जगह पे जुड़ने चाहिए ना ऐसे स्थानों में। अच्छा, मतलब आप कंजंक्शन बोल रहे हो? उनका आपस कंजंक्शन में नहीं, कोई संबंध? प्लेसमेंट, प्लेसमेंट उस अच्छा घर में, उस भाव में। अच्छा, दोनों दोनों एक साथ। छठवें और आठवें का एक साथ 8वें में बैठे या 6वें में बैठे तो ही होगा ना। नहीं, इसमें ये भी हो सकता है साहब कि 8वें का स्वामी अगर 6ठे में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग हो गया, 6ठे का 8वें में बैठ जाए तो विपरीत उस प्लेनेट। आप राशि परिवर्तन की बात कर रहे हो, फिर आप विपरीत राजयोग की बात नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं ये राशि परिवर्तन तो नॉर्मल में भी होता है, वो भी माना जाता है। यस मिस्टर बगारिया। सर वो जो अरुण जी बोल रहे थे, मैं मेरा वही क्वेश्चन था, जैसे कि अगर मतलब समझ लीजिए उसको शायद राशि परिवर्तन बोलते होंगे। तो अगर समझ लीजिए कि जो कोई प्लैनेट है वो अपने कोई डेबिलिटेशन साइड में जाके बैठ जाए और उसके बाद भी राशि परिवर्तन हो रहा है जैसे 8 और 12 में, तो भी क्या वो विपरीत राजयोग माना जाएगा? नहीं देखिए, इंटरचेंज ऑफ राशि इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। राशि परिवर्तन जिसे कहा जाता है वो एक अलग मसला है। जब आप राजयोग की बात करते हो तो राजयोग के जो तथ्य हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसे छोड़ करके आप विपरीत राजयोग को कंसिडर नहीं कर सकते हो। प्रिंसिपल्स वही रहेंगे, राइट, रूल्स वही रहेंगे। तो जहां पर राशि परिवर्तन है उसे राशि परिवर्तन ही कहा जाएगा, वो चाहे 4th 5th में हो, चाहे 6th 8th में हो। अच्छा राइट, एक तरह का वो गुण दे सकते हैं उस तरह से,
लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं कि केपी में हम क्या लेते हैं, पहले तो वो उस तरह का कस्प ये होना चाहिए, कस्प का कॉम्बिनेशन, यानी आप वैदिक में देख करके केपी में इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे। नहीं ये सर केपी में भी वही भाव आनी चाहिए। दूसरी वैदिक के बात हिसाब से ही पूछ रहे हैं सर ये। दूसरी बात कैसे होता है ना कि 6th और 8th का मान लीजिए आपको दिख भी गया, लेकिन उसके सबलॉट देख करके आपको मालूम होगा कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, क्योंकि वैदिक का भी जो नॉर्मल राजयोग है वो आप देखोगे कि कई सारी कुंडलियों में या तो उसकी दशा अंतरदशा आती नहीं, तो लोग तो ये लेकर के बैठे होते कि भाई हमें तो राजयोग है, हमें तो बैठ के खाने मिलेगा, तो वैसे तो नहीं होता। एक दूसरी चीज, राजयोग होते हुए भी अगर आप देखोगे कि सबलॉर्ड अगर नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है और उसकी दशा अंतरदशा आती है डीबीए, तो वहां कोई राज्यों के इफेक्ट नहीं आते जनरली। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि उसको इन डेप्थ एनालिसिस करना, फिर वो चाहे 6 या 12 हो, चाहे 4 5 हो, चाहे 9 10 हो, राइट। तो खाली आप राशि एक्सचेंज को मत आप कंसीडर कीजिए, उसको इन डेप्थ स्टडी कीजिए, ठीक और है अगर उसके सबलॉर्ड अच्छे हैं तो वो भले राशि एक्सचेंज है, विपरीत राजयोग नहीं भी माना जाए तो भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर आप उसको विपरीत राजयोग मानते हो लेकिन सबलॉट नेगेटिव है, तो उस डीबीए, उस कॉम्बिनेशन के डीबी के समय आपको नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। तो ऐसा विपरीत राजयोग तो कोई काम का नहीं हुआ ना। अब केपी में माना भी नहीं जाता सर, केपी में नहीं माना। केपी में माना भी नहीं जाता, लेकिन ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनका अनुभव मिलता है, प्रचिति मिलती है, और उसको ऑब्जर्व करना ही एक एस्ट्रोलॉजर या स्टूडेंट का काम है। उसके सिवा आदमी ग्रो नहीं कर पाता, नॉलेज नहीं बढ़ पाता, राइट। तो ये बेहद जरूरी है ऑब्जर्व करना। ऐसे कई सारी चीजें होंगी जो हमारे सामने भी नहीं आई होंगी, ये भी हो सकता है, लेकिन आपके सामने आ जाएं, तो आपने उसको किस तरह से एनालाइज करना है, उसके लिए तो आपको आर्म करना हमारा काम है ना। यस उसके लॉजिक्स और उसके जो सिस्टम समझा करके आपके ध्यान में जब लाए जाएंगे, तभी ना आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसा चार्ट आएगा, तो आप उस एंगल से सोचोगे और देखोगे उसको और एनालाइज करोगे। और हो सकता है कल हमारे आगे जो भी प्रैक्टिस सेशन होंगे, इसके आगे भी हमारे प्रैक्टिस सेशन तो होते ही रहेंगे। ये कोर्स खत्म होने से मतलब नहीं कि प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गए, तो उसमें हो सकता है आप भी ऐसे कोई डेटा ला करके हमारे साथ शेयर करो। हो सकता है अरुण जी को भी हमारे जैसे सीखने मिले आप लोगों से ही, ऐसे कुछ अलग सा डेटा आने के बाद, क्योंकि अनुभव ये शेयर करने से सबका नॉलेज बढ़ता है और अनुभव शेयर करने वाले का भी नॉलेज बढ़ता है, क्योंकि और एक आध दूसरी पॉइंट कोई डिस्कशन में बाहर आती है। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो ट्रू इनफ। यस, तो मेरे ख्याल से फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करनी चाहिए। कल रात में फिर जो है 9:30 बजे आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। फिर से जरूर हम प्रैक्टिस सेशन अपनी चालू रखेंगे। तो आप सभी लोगों ने इस तरह से हमारा साथ दिया और इसी तरह से जुड़े रहे, तो हमारी यही कामना है कि अच्छे कामों में इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। गुड इवनिंग थैंक यू भारत सर। माता की नमस्ते जय, सर, जय श्री नमस्ते राम। सर। जय श्री राम। जय श्री श्याम। जय श्री राम।